दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा मीडिएटर यानी कि बिचौलिया कौन है? क्या आपने गौर किया है कि जब दो देश आपस में लड़ते हैं तो एक तीसरा देश उसे सुलझाने की कोशिश में लग जाता है। एक देश जो पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को बदल कर रख देना चाहता है, एक देश जो ग्लोबल लीडर बनने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहा है, वो देश कोई और नहीं बल्कि हमारा पड़ोसी देश चीन है। अब आप पूछोगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो चलिए आपको बताता हूँ। यूं तो दुनिया में हर देश शांति से रहना चाहता है, लेकिन आपने गौर किया है कि पूरी दुनिया में अशांति ही अशांति है। कभी रूस यूक्रेन वॉर हो जाता है, तो कभी इसराइल हमास आपस में भिड़ जाते हैं, और तो और कुछ नहीं तो कभी ईरान पाकिस्तान पर हमला कर बैठता है। उधर अफ्रीका में तख्तापलट खत्म नहीं होते, तो इधर मिडिल ईस्ट देश आपस में ही शिया बनाम सुन्नी की लड़ाई में उलझे हुए हैं। यानी कुल मिलाकर ये दुनिया हलचल से भरी पड़ी है। एक टकराव खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है, और यह टकराहट अक्सर ही दुनिया को हिलाकर रख देती है। इससे कभी दुनिया को अनाज संकट का सामना करना पड़ता है, तो कभी तेल गैस और ऊर्जा संकट का, और कभी मानवीय संकट का। इन युद्धों में न जाने कितनी ही बार मानवता शर्मसार होती है। तो ऐसे में दुनिया एक मसीहा की तलाश करती है, एक ऐसा मसीहा जो इन टकरावों को सुलझा सके, विभिन्न गुटों के संघर्ष में विराम लगाकर दुनिया में एक बार फिर लेट पीस प्रिवेल की आवाज को बुलंद कर सके, और वॉर के लिए तैयार गुटों में एक ऐसा समझौता कायम कर सके जो मानने के लिए सभी सहमत हो जाएं। पर ये करे कौन? आखिर लोग सुनेंगे किसकी और क्यों? तो लोग सुनेंगे बिग ब्रदर या बिग बॉस की, यानी लोग उसकी सुनेंगे जो आर्थिक, सामरिक, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो, जैसे कि अमेरिका। आखिर अब्राहम अकॉर्ड, कैप डेविड अकॉर्ड कराकर बड़े और विवादित संघर्षों के समाधान में अमेरिका ने तो भूमिका निभाई थी, पर रूस यूक्रेन और इजराइल हमास युद्ध में तो अमेरिका भी कमजोर नजर आ रहा है, और रोज वर्ल्ड ऑर्डर के बदलने की सुगबुगाहट तेज होती जा रही है। इस दावेदारी में अमेरिका को सबसे गंभीर चुनौती मिल रही है चीन से। देखा जाए तो अमेरिका के हाथों से जाति बादशाहत चीन के पाले में गिरती नजर आ रही है। यानी इस मीडिएटर की भूमिका में एक नया खिलाड़ी एंट्री कर चुका है। तो क्या सही में चीन अमेरिका के ग्लोबल मीडिएटर की कुर्सी का प्रबल दावेदार है? क्या चीन इस खेल में अमेरिका को रिप्लेस कर सकता है? क्या रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास युद्ध विराम में चीन की कोई बड़ी भूमिका हो सकती है? तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। तो चीन आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक रूप से अमेरिका को चुनौती दे सकता है या नहीं, यह बहस तो पुरानी है और इस पर कई चर्चाएं आपने भी सुनी होंगी, इसलिए हम इसे साइड करते हैं और बात करते हैं चीन की रणनीतिक सफलता की। दरअसल इस सफलता का सबसे पहला नमूना 10 मार्च 2023 को दुनिया को नजर आया। ये वो दिन था जब कूटनीतिक दुनिया के लिए एक नहीं बल्कि दो सरप्राइजिंग थी। सबसे पहली तो यह कि ईरान और सऊदी अरब ने ऐलान किया कि वो 7 साल पहले टूटे अपने राजनयिक संबंधों को सामान्य करेंगे। तो दूसरी ये कि समझौते की मध्यस्थता किसी और ने नहीं बल्कि चीन ने की थी। यह पहला मौका था जब चीन ने आर्थिक, सामरिक रूप से नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से अमेरिका के गेम में अमेरिका को मात देते हुए इंटरनेशनल मीडिएटर की भूमिका निभाई थी। और देखा जाए तो चीन का ये कदम एक मास्टर स्ट्रोक था। दो दुश्मन देशों को एक साथ लाकर चीन ने ये बता दिया कि फारस की खाड़ी जैसी दुनिया के सबसे अशांत क्षेत्रों में भी वो बैलेंस बना सकता है, और वो भी तब जब अमेरिका भी ऐसा करने में नाकाम रहा हो। अपनी इस रणनीतिक सफलता का दूसरा नमूना चीन ने पेश किया गाजा के दो बड़े विरोधी गुटों को, यानी हमास और फतह को साथ लाकर। ये समझौता कराकर चीन ने इजराइल हमास के मीडिएटर के रूप में भी अपनी दावेदारी मजबूत कर खुद को एक महत्वपूर्ण पक्षकार बना लिया है। और इतना ही नहीं, रूस यूक्रेन संघर्ष में मध्यस्थता करने और बातचीत आधारित समाधान को बढ़ावा देने के लिए भी चीन की कोशिशें लगातार जारी हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स के ऐतिहासिक विस्तार और तीसरे बीआरएफ में 140 से ज्यादा देशों और 30 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को एक साथ लाकर भी चीन अपनी रणनीतिक क्षमता का प्रदर्शन करने में सफल रहा है। और इतना ही नहीं, चीन ने अपने विरोधी देशों के साथ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया है। जैसे मई 2024 में चीन ने 5 साल बाद जापान और साउथ कोरिया के साथ ट्राइलेटरल समिट में हिस्सा लेकर संबंधों को सामान्य करने की कोशिश की। इससे पहले वर्ष 2023 में चीन और अमेरिका समिट को भी इसी कड़ी में जोड़कर देखा जा सकता है। यानी चीन दूर से बैठकर दुनिया के तमाशे नहीं देख रहा, बल्कि वो हर तरफ से अपने रणनीतिक हितों को देखते हुए सभी गुटों के बीच संतुलन साधते हुए इन संघर्षों का हिस्सा भी बन रहा है। जैसे हाल ही में ईरान द्वारा पाकिस्तान पर हमले के बाद भी चीन ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की पेशकश की थी।
वैसे देखा जाए तो ईरान सऊदी डील से पहले ये माना जाता था कि चीन दूसरे देशों की लड़ाई में इंटरफेयर करने से बचता है, लेकिन ये सही नहीं है। मार्केटर इंस्टीट्यूट ऑफ चाइना स्टडीज ने 2018 में कहा था कि 2017 तक चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के 9 देशों के विवादों में मध्यस्थता कर रहा था, जबकि 2012 में चीन सिर्फ 3 देशों के विवादों में मध्यस्थता कर रहा था। हाल ही में स्टीमन सेंटर ने भी इसकी पुष्टि की और साथ ही इसमें उत्तर कोरिया को भी शामिल किया, जहां चीन का मकसद यह तय करना है कि अमेरिका उत्तर कोरिया के साथ विपक्षी रूप से उसके भविष्य का निर्धारण ना करे। अब आप सोच रहे होंगे कि चीन ऐसा क्यों कर रहा है, तो इसकी भी बात करते हैं। तो स्ट्रेटेजिकली अमेरिका की जगह लेना और 2049 तक खुद को एक ग्लोबल लीडर बनाना चीन का मकसद है, लेकिन इसके पीछे का कारण सिर्फ यही नहीं है, बल्कि इसके पीछे चीन के आर्थिक और सामरिक हित भी हैं। जैसे कि चीनी मध्यस्थता की गतिविधियों में वृद्धि 2013 में शुरू हुई। यह वही वर्ष है जब चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना BRI को लॉन्च किया गया था। इसे चीन द्वारा 2017 में 9 संघर्षों या संकटों के बीच मध्यस्थता का प्रयास से समझा जा सकता है, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। ईरान विवाद को लेकर चीन ज्यादा चिंतित था। वहीं सीरिया गृह युद्ध, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष, उत्तर कोरिया और दक्षिणी सूडान के संघर्षों में भी चीन मध्यस्थता के प्रयास कर रहा था। यानी कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो उसकी मध्यस्थता रणनीतिक BRI के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आती है। वहीं सऊदी अरब और ईरान के बीच मध्यस्थता चीन के लिए सामरिक रूप से इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि चीन इससे अपने लिए 2 मजबूत ऑयल पार्टनर बनाने में सफल रहा। वहीं रशिया यूक्रेन वॉर में मध्यस्थता कराकर जहां चीन वेस्ट को रूस के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिश्तों का प्रदर्शन करना चाहता है, वहीं पीस मेकर के रूप में खुद को स्थापित भी करना चाहता है। जबकि इजराइल हमास के बीच समझौता कराकर चीन मिडिल ईस्ट का नया भाग्य विधाता बनना चाहता है। अमेरिका के मिडिल ईस्ट में घटती भूमिका ने ऐसे भी क्षेत्र में जो वैक्यूम क्रिएट किया है, चीन उसे भरने को लेकर लगातार प्रयास कर रहा है। तो देखा जाए तो चीन के बारे में ऐसे कयास इतनी जल्दी लगाना जल्दबाजी होगी, क्योंकि रूस यूक्रेन संघर्ष विराम के लिए चीन की 12 सूत्री शांति योजना को रूस यूक्रेन दोनों ही देश ठुकरा चुके हैं। हालांकि चीन अभी भी लगातार इस कोशिश में लगा है। हाल ही में यूक्रेन के विदेश मंत्री के चीनी दौरे को भी इसी कड़ी में देखा जा सकता है, जबकि रूस के चीन से पहले ही रिश्ते काफी मजबूत हैं। तो ऐसे में इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन रूस यूक्रेन मध्यस्थता में बड़ी भूमिका निभा सकता है। वैसे यह राह आसान नहीं होगी, जैसे कि सऊदी ईरान समझौते में मध्यस्थता करने में चीन इसलिए भी कामयाब हो पाया क्योंकि ईरान और ओमान इस दिशा में पहले ही प्रयास कर रहे थे, यानी दोनों देशों के बीच रिलेशन की बेस पहले से ही तैयार थी। जबकि यूक्रेन के मामले में यह बात लागू नहीं होती है, क्योंकि यूक्रेन और रूस की मांगों में जहां सामंजस्य नहीं है, वहीं दोनों देशों के बीच विश्वसनीयता की भी कमी है और जिसे पाटना चीन के लिए आसान नहीं होगा। वहीं अगर हम इजराइल हमास संघर्षों की बात करें तो चीन हमेशा से ही एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी समर्थक रहा है और उसके फिलिस्तीन से अच्छे संबंध हैं, जबकि पिछले कुछ सालों में इजराइल के साथ बुनियादी ढांचे के विकास और उन्नत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मजबूत संबंध होने के बावजूद इजराइल से चीन के रिश्ते उतने सामान्य नहीं बन पाए हैं। एक तरफ इजराइल अमेरिका की दोस्ती इस संबंध में बाधा है, तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में लगातार अपने संबंधों को मजबूत कर चीन ने अमेरिका और इजराइल को चुनौती दी है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देशों के साथ इजराइल के संबंध अच्छे नहीं हैं। वहीं हमास हमले के बाद चीन और इजराइल के संबंधों में लगातार गिरावट आई है, तो ऐसे में इजराइल चीन की मध्यस्थता स्वीकार करेगा ऐसा तो नजर नहीं आता। हालांकि बहुपक्षीय मध्यस्थता की स्थिति में चीन भी संघर्ष विराम का हिस्सा हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे अगर चीन सही में इन दोनों देशों में मध्यस्थता कराने में सफल हो जाता है तो इससे वर्ल्ड ऑर्डर बदलते देर नहीं लगेगी और वह खुद को अपने लक्ष्य 2049 से पहले ही एक ग्लोबल लीडर के रूप में स्टैब्लिश कर पाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में हमें जरूर बताएं। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।